शिक्षण में या आपके सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी की जो शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी का विषय है, उसमें जो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण पॉइंट को या टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक पार्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, दूसरे पार्ट को हम लेके चल रहे हैं। तो वह दूसरा पार्ट है, इसमें PSI का, जिसमें है वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली के आधारभूत तत्व एवं सिद्धांत। तो जैसा कि ये आपका पॉइंट अगला पॉइंट है, और इस पॉइंट में आइए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। और इससे पहले का वीडियो, जो इससे पहले के 3 पॉइंट्स हैं, इनका और इनका दिया गया है। यानी कि उसमें हमने व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की विशेषता और व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के उद्देश्य को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं उसी वीडियो का अगला पार्ट, जिसमें हम शुरू करेंगे आपका अनुदेशन प्रणाली के आधारभूत तत्व एवं सिद्धांत। तो आइए हम देखते हैं इसका पॉइंट। तो जो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के आधारभूत तत्व एवं सिद्धांत हैं, इसमें पहला आपका आ जाता है, फर्स्ट आता है अधिगम में निपुणता। बिल्कुल, अधिगम में निपुणता का तात्पर्य है कि आप जो अधिगम है या जो अधिगम में हैं उसमें बिल्कुल निपुण हो। निपुण का मतलब पूरी चीज़ों को की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो अधिगम में निपुणता। आइए इसको, और दूसरा है स्वगति सिद्धांत, तीसरा है शिक्षण अनुवर्तित प्रक्रिया, चौथा है लिखित सामग्री पर जोर देने का सिद्धांत, पांचवा है प्रेरणा प्रक्रिया का सिद्धांत, फिर पुनर्वर्ण का सिद्धांत, और फिर सातवां है अव्ययभाव अवरोधन की समस्या का समाधान। ये 7 पॉइंट आपके हैं इसके मूलभूत सिद्धांत और तत्व में। इसको आइए एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह है आपका उसका डायग्राम, जिसको हम देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, हमने जैसा कि कहा था कि अधिगम निपुणता। अधिगम निपुणता। तो अधिगम निपुणता में ये चीजें महत्वपूर्ण है कि जब तक छात्र अधिगम में निपुण नहीं हो जाता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। इस लेवल में जब तक छात्र अधिगम में बिल्कुल निपुण नहीं हो जाता, वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसकी अनुमति नहीं होती है आगे बढ़ने की। और दूसरा है स्वगति, यानी कि जो भी अधिगम होता है या जो सीखना होता है, उसको सीखने के लिए उसकी स्वगति सेल्फ स्पीड काम करती है, न कि वह किसी प्रेशर में आकर बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करता है। यानी सीखता है जब तक कोई एक टॉपिक, जैसे यही टॉपिक चल रही है व्यक्तिगत अनुदेशन की प्रणाली, तो इस टॉपिक को जब तक कोई व्यक्ति, यानी क्लासरूम में आप सभी 10-12 बच्चे, 15 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, अब उस 30 में से जब तक 30 सभी सीख न जाए, तब तक क्लास को आगे नहीं बढ़ाया जाता। ऐसा नहीं है। इस प्रणाली में अगर एक बच्चा सीख जाता है अच्छे से, तो उसको अगली यूनिट दे दी जाती है। मगर जो बच्चा जब तक इसको पूरी तरह सीख नहीं पाता है, तब तक इस यूनिट को उसके लिए बंद नहीं किया जाता और ना ही आगे जाने की अनुमति दी जाती है। अब इसकी सीखने की प्रक्रिया जो है वह अपने मस्तिष्क के आधार पर करता है, अपनी योग्यता के आधार पर करता है, अपनी स्पीड के आधार पर करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि नहीं आज के आज शाम तक इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वगति से काम करने की क्षमता होती है। अगला होता है आपका शिक्षण अनुदेशन का उपयोग, अनुकर्ता का उपयोग। तो इसमें क्या होता है, जब सीख जाता है तो यह लर्नर या फिर क्या बोलते हैं एजुकेटर के साथ मिलकर वो शिक्षण सीख जाने का अर्थ है कि जो अपनी अधिगम में निपुणता प्राप्त कर चुका है, उसी को शिक्षण अनुकर्ता किसे कहते हैं, तो वह अनुकर्ता उसे कहते हैं जो शिक्षण अधिगम में या इस यूनिट में बिल्कुल निपुणता प्राप्त कर चुका हो, उसे अनुकर्ता कहते हैं। और अनुकर्ता का उपयोग कैसे करते हैं, तो अनुकर्ता का उपयोग जो है
उस शिक्षण अनुकर्ता का उपयोग जो करता है वह अपने सिखाने के कार्य के लिए करता है। कि मान लीजिए अगर टीचर नहीं है क्लासरूम में तो अपने जूनियरों को भेजकर बोलेगा कि आप जाओ, यानी शिक्षण अनुकर्ता से बोलेगा, ऐसे जिसने उस यूनिट को कंप्लीट कर रखा है उससे बोलेगा कि जाओ आप जरा उनको देख लो, तो ये उसकी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऐसे जो छात्र होते हैं, जो प्रतिभावान होते हैं, जिन्होंने उस यूनिट को कंप्लीट कर रखा है, अपनी याद करना, याद किया हुआ है, यानी कि अधिगम निपुण हो गया है और स्वगति से हुआ है, उसको अनुकर्ता के रूप में बैठा दिया जाता है। नहीं, क्रम चलता है, जैसे यहाँ से स्वगति से यह अधिगम निपुण हो गया। अब इस अधिगम निपुण होने के बाद इसको स्वगति से, जो स्वगति से अधिगम को निपुण कर लिया तो उसके बाद उसको अनुकर्ता बना दिया जाता है, यानी कि वह अब आगे का काम कर सकता है। उसके बाद आता है अगला प्रोसेस। अगला प्रोसेस आपका है लिखित सामग्री पर बल देना। बिल्कुल, लिखित सामग्री पर यह बल देता है। कैसे बल देता है? यह इसकी बहुत मुख्य विशेषता है, क्योंकि इसमें जितनी भी आपकी कह सकते हैं कि अनुदेशन प्रक्रिया है वह लिखित रूप में ही काम करती है, ऐसे मौखिक रूप में काम नहीं करती। तो इसकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अनुदेशन प्रक्रिया, संपूर्ण अनुदेशन प्रक्रिया लिखित रूप में काम करती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रणाली में लिखित सामग्री पर बल दिया जाता है। अगला है अभिप्रेरणा या मोटिवेट करना। किसी छात्र को, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, उसको सिखाना और उसको प्रोत्साहित करना कि आप ये काम कर सकते हो, इतने टाइम में नहीं तो इतने टाइम में ज़रूर कर सकते हो, तो मोटिवेट करना, इसको आप तो अच्छी तरह समझते हैं। तो ये प्रक्रिया है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के तत्व की। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये उसको देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है ये क्या कहता है कि स्टेप ऑफ, मतलब व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के सोपान, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के सोपान, स्टेप ऑफ PSI। ठीक है, इंट्रोडक्शन, PSI इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए ये आपके रहे अनुदेशन प्रणाली के सोपान। इसमें सबसे पहला आपका आता है जो इम्पोर्टेंट है, इकाई का चयन। बिल्कुल, इकाई का चयन होता है। इसमें सबसे पहले आपको इकाई का चयन करना पड़ेगा। इकाई का चयन करने के लिए, जैसे व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली में सर्वप्रथम संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में बांट दिया जाता है। पूरे जो सिलेबस होते हैं उसको इकाइयों में बांट दिया जाता है। तत्पश्चात प्रथम इकाई का अनुदेशन प्रारंभ करते हैं। इसको इकाइयों में चयन करके एक एक इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे हमने शुरू किया था। आज हम लगभग कौन सी यूनिट चल रही है आपकी, मेरे ख्याल से 13-14 चल रही होगी, जो भी होगी। तो हम 14वीं इकाई पे पहुंच गए हैं, यानी यूनिट पे पहुंच गए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, वही काम करता है। अब इसमें कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि कौन सी यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको सबसे पहले लिया जाए, तो ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। अगला है इकाई की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी, मान लीजिए कोई ऐसी यूनिट आ गई जिसमें कि पूरे टीचिंग मेथड का प्रयोग करना है, कंप्यूटर का प्रयोग करना है, या लैब से संबंधित आ गई तो आपको लैब में लेके जाना है। तो इसका चयन करना होगा कि वो कौन सी अधिगम प्रक्रिया है, किस प्रकार से उसको पढ़ाया जाता है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट करना, अभिप्रेरणा देना। तो अभिप्रेरणा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हर जगह, हर कार्य में। ये जो प्रेरणा है, इसमें क्या होता है कि जब छात्र कोई एक यूनिट अपनी क्रियाओं से या अपने अधिगम को परिपूर्ण करता है, तो शिक्षक जो होता है वो उसको प्रोत्साहित करता है और ताकि जैसे उसकी प्रशंसा करता है, प्रोत्साहित करता है, और इस कारण वह अगली यूनिट को बहुत ही ध्यान से और बहुत जल्दी कवर करके देने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला क्या है, परीक्षण एवं मूल्यांकन। बिल्कुल, मूल्यांकन तो हर चीज़ का जरूरी होता है और इसका मतलब भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि परीक्षण और मूल्यांकन क्या होता है। तो इसको हम नहीं बता रहे हैं। अगला अधिगम में निपुणता। अब अधिगम में निपुणता जब मूल्यांकन हो जाएगा तभी सिद्ध होगा कि आप अधिगम में कितने निपुण हो, कितने अपूर्ण हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस सोपान को बनाया गया है, या स्टेप को बनाया गया है। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारे पास है कि वैयक्तिक प्रणाली के गुण। तो वैयक्तिक प्रणाली का गुण क्या है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं।
तो इसमें पहला पॉइंट हमारा दिया है व्यक्ति प्रणाली के गुण में कि यह एक छात्र केंद्रित अधिगम छात्र केंद्रित शिक्षा का अधिगम प्रणाली है। बिल्कुल, यह क्या है, एक छात्र केंद्रित प्रणाली है, क्योंकि इसमें छात्र जो होता है मुख्य होता है, छात्र अपनी गति से सीख। अब आप बताइए, जिसमें छात्र अपनी गति से सीख रहा हो, कोई स्टूडेंट है वह अपनी गति से सीख रहा है, अपनी गति से चल रहा है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, और वह सीखने की प्रक्रिया लिखित है, जिसमें वो खुद लिखता है, अपने तरीके से लिखता है, लिखने का कोई अलग से फंड तो बनाया नहीं गया। नहीं, इतनी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि जो शिक्षण प्रक्रिया होगी वह कौन सी होगी, वह शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित ही हो जाएगी। और अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला कहता है आपका कि प्रत्येक छात्र को अपनी गति व योग्यता अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। बिल्कुल, इसके गुण में दूसरा गुण है कि यह जो है, इसमें जो है प्रत्येक छात्र को अपनी गति और अपने गुण के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। जैसा हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है कि जब कोई छात्र कुछ सीखता है तो उसको कोई प्रेशर नहीं दिया जाता। जो इसकी स्पीड होती है सीखने की, कुछ छात्रों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और कुछ की बहुत कम होती है, तो जो स्पीड उसकी होती है सीखने की, उस स्पीड के आधार पर वह सीखता है और अध्ययन करता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट कहता है कि छात्र को स्वयं करने का अनुभव प्राप्त होता है। बिल्कुल, स्वयं करने का अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि छात्र जो है वह खुद करता है, हर तरीका उसका होता है, पढ़ाई करने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका उसका होता है। और कुछ तो जैसे कि हमने देखा था कि अनुकर्ता होते हैं, गाइड भी खुद ही कर लेता है कोई वो स्टूडेंट जो अधिगम में निपुण हो चुका होता है या निपुणता प्राप्त कर चुका है, वह गाइडलाइन भी कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि स्वयं करने का अनुभव प्राप्त होता है, इच्छाएं जागृत होती हैं। अगला पॉइंट कहता है कि छात्र को अधिगम में निपुणता प्राप्त होती है, जिससे अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जब कोई निपुण हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट या पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर, तो वह उसके लिए अधिगम स्तर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी होगी, तभी जाके कोई निपुण व्यक्ति बन सकता है किसी कार्य या किसी प्रणाली में। अगला, छात्रों में आत्मविश्वास का बढ़ना। जब हम अधिगम में एक निपुण बन जाएंगे तो हमें यह तो आत्मविश्वास हो ही जाएगा कि परीक्षा निकल जाएगी, एग्जाम में फेल नहीं होंगे, टेट या सुपर टेट जो भी है उसको हम बड़े आसानी से क्रैक कर लेंगे। मगर कब, जब हम अधिगम में निपुण हो जाएंगे तब। और अधिगम में निपुण कब होंगे, जब हम अपने तरीके से सीखेंगे तब। और सीखेंगे कब, जब मेहनत करेंगे तब, अभ्यास करेंगे तब, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। 6 पॉइंट कहता है कि शिक्षक छात्र के पारस्परिक संबंध मजबूत होते हैं। बिल्कुल, आपसी संबंध जो मजबूत होते हैं वो शिक्षक छात्र के होने चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए कि शिक्षक और छात्र में आपसी संबंध ठीक नहीं है, आपसी संबंध का मतलब, पारस्परिक संबंध का मतलब होता है कि पर्सनल रिलेशन जो है वो बिल्कुल भी डरने वाला है, या सर तो बहुत डांटते हैं, ऐसी फीलिंग अगर भावना मन में आए कि सर बहुत डांटते हैं, कोई प्रश्न लेके जाओ, तो फिर तो हो गया कल्याण। उन दो, मान लीजिए 2 व्यक्ति को ले लीजिए, 2 टीचर को ले लीजिए, 2 एजुकेटर को ले लीजिए। एक एजुकेटर है जो एक बच्चा है, और एक एजुकेटर हैं जो बड़े सख्त स्वभाव के हैं। जो कौन से हैं, रेड जोन में इनको रखते हैं हम, सख्त स्वभाव के। बाप रे, इतने सख्त स्वभाव के हैं कि इनके पास जाने में भी बच्चे डरते हैं। और एक हैं थोड़े नम स्वभाव के, सिद्धांतवादी तो हैं मगर स्वभाव क्या है इनका, थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ों को समझते हैं, हर चीज़ का आंसर देते हैं। और ये है तो तुरंत डांटना शुरू कर देते हैं किसी क्वेश्चन को लेके जाने के बाद। तो आप बताइए कि बच्चे 1 नंबर वाले टीचर के पास जाएंगे कि 2 नंबर वाले टीचर, यानी नंबर संख्या 2। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे नंबर 1 वाले टीचर के पास जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, जबकि 2 वाले के पास जाने से पहले ही 7 समुंदर पार जाने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी उनके मन में। अरे बाप रे, वहाँ जाना तो बड़ा मुश्किल है। फिर ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आती है कि यहाँ जो है दोनों के बीच संबंध जो है, इन दोनों के बीच संबंध जो है वह बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। चलिए, अगला पॉइंट कहता है कि इसमें पिछड़े तथा प्रतिभावान दोनों ही छात्रों को लाभ होता है, क्योंकि इनको दोनों को सीखने का टाइम बराबर मिलता है। जब तक वो सीख ना जाए तब तक उसे सीखना है। तो इससे ये होड़ नहीं होती है, रेस नहीं होती है कि वो व्यक्ति ज़्यादा सीख गया हम कम सीखे हैं, या फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वह ना सीख जाए तब तक तो उसे सीखना ही है। तो यह एक प्रकार का लाभ होता है। अगला क्या, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बिल्कुल सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इतनी सारी पॉइंट्स को जब आप अच्छे से पढ़ोगे मेरे बताए अनुसार, समझ में आ जाएगा कि बालक का सर्वांगीण विकास
कैसे होता है, इसको आप जरूर मुझे बताइएगा कि इस बालक का, ये 8वां पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और इस 8वें पॉइंट को आपको खुद करके मुझे बताना है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। तो ये है आपका अनुदेशन प्रणाली के दोष। बिल्कुल, जब गुण है तो दोष जरूर होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु, भौतिक वस्तु या फिर सांसारिक संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका गुण है तो दोष नहीं है। तो आइए दोष भी इसके देख लेते हैं। तो ये कहता है कि यह अधिक खर्चीला है क्योंकि इसमें अधिक शिक्षक एवं संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल खर्चीला होगा क्योंकि इसमें टाइम अधिक लगेगा, टाइम अधिक लगेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक बच्चा है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है चीज़ों को, तो शिक्षक क्या करेगा, कई मेथड का प्रयोग करेगा, लंबा समय देगा, तो ये खर्चीला तो जरूर होगा। संसाधनों का प्रयोग करेगा, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेगा, प्रोजेक्टर का प्रयोग करेगा, कंप्यूटर का प्रयोग करेगा, प्रयोगशाला का प्रयोग करेगा, इतनी सारी चीज़ों का प्रयोग करेगा, तो टाइम और पैसे दोनों इन्वेस्ट होंगे, तो ये थोड़ा खर्चीला है। यही इसके दोष हैं। दूसरा पॉइंट है कि अधिगम में अधिक समय लगता है क्योंकि छात्र अपनी गति से सीखता है। बिल्कुल अधिगम में अधिक समय लगेगा ही, क्योंकि जब उसकी स्पीड, अब किसी 90% या 50% मान ले तो बच्चों की स्पीड जो होती है कम होती है, तो उनको सीखने की जो कम स्पीड है उस स्पीड के आधार पर भी वो सीखेंगे। तो कुछ बच्चे तो बहुत तेज होंगे जो जल्दी सीख जाएंगे, जो कम होंगे वो धीरे धीरे सीखेंगे। अगला है इसके दोष में कि यह सभी विषयों के लिए अनुकूल नहीं है। बिल्कुल किसी एक पार्टिकुलर विषय के लिए, अब सब विषय अगर इसी के आधार पर या इसी प्रणाली से चलाई जाए तो 2 साल सिलेबस पूरा होने में लग जाएगा। फिर आप बीएड 1 सेमेस्टर का पता चलेगा कि 2 साल में करेंगे, 4 सेमेस्टर का पता चलेगा कि 8 साल में करेंगे। फिर तो पढ़ते पढ़ते ही टाइम निकल जाएगा, नौकरी क्या करेंगे या फिर जॉब क्या करेंगे। तो ये क्या है, बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है, इसलिए हर विषय पर लागू नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट आपका है यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। छोटे बच्चों को अगर उनकी मर्जी से पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो पढ़ेंगे ही नहीं, अधिगम ही नहीं करेंगे। सीखना और व्यक्तित्व बनाना तो बतिए अलग है, क्योंकि उनको प्रेशर चाहिए होता, बिना प्रेशर के वो नहीं पढ़ते। हम भी कभी छोटे हुआ करते थे और हमने भी कभी पढ़ाइयाँ की हैं, हमें और आपको भी ये अनुभव है कि थोड़ा प्रेशर तो ज़रूरी था उस समय। तो चीज़ें क्या है कि इसमें यह एक छोटी कक्षाओं में उपयोग किया ही नहीं जा सकता। अगला क्या है, इसमें छात्र अपनी गति का मूल्यांकन अन्य छात्रों से नहीं करता है। ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है छात्र की, यह भी यह दोष है कि जब तक कंपटीशन नहीं होता एग्ज़ाम या फिर किसी भी जगह, तो कंपटीशन नहीं होता तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है। मगर जब बात कंपटीशन की आ जाती है तो वहाँ पर मूल्य अधिगम का जो स्तर होता है वो बढ़ने लगता है। तो जैसा इसमें कहा है कि मूल्यांकन की अन्य छात्रों से नहीं की जा सकती। मान लीजिए छात्र ए है और छात्र बी है। अब इस छात्र ए और बी के बीच छात्र ए जो बहुत ही तीव्र गति से अध्ययन कर रहा है, छात्र बी है जो बहुत मंद गति से अध्ययन कर रहा है, इनके दोनों के समय में या गति में कोई मूल्यांकन तो करना नहीं है। इसका टेंशन थोड़ी होगा उनको कि उसका पहले हो जाएगा फर्स्ट रैंक उसको। अब मान लीजिए ये चीज़ें अगर ऐसे कर दी जाए कि जो पहले लेके आएगा, पहले आओ पहले पाओ वाली कंडीशन कर दी जाए, तो फर्स्ट लेके आएगा आंसर करके, वह फर्स्ट रैंक पाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, एक रेस बन जाएगी। और रेस के कारण अधिगम में जो कॉन्सेंट्रेट होगा वो बच्चों का अधिक होगा और वो क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये एक हानि है इसकी। अगला पॉइंट है कि इसके द्वारा नेतृत्व गुणों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल नेतृत्व जो करता है इसकी शिक्षा इसमें नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह खुद ही सारी चीज़ों पर एक्टिव होता है, पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना। इसमें नेतृत्व के गुणों की जो उसमें एक गुण होता है कि नहीं किसी चीज़ का नेतृत्व किया जाए, किसी की बागडोर को थाम के चला जाए, तो वो चीज़ें इसमें उत्पन्न नहीं होती। तो यह थे इसके दोष। अगला हम देख लेते हैं कुछ और बचा है कि नहीं बचा है। तो मेरे ख्याल से तो नहीं बचा होगा, मगर एक बार देखना जरूरी है। तो जब दोष हम देख ही चुके हैं, गुण देख ही चुके हैं, तो और क्या बचता है, ये देख लेते हैं इसको। चलिए इन सारी चीज़ों को हम देख चुके, तो आज ये यूनिट कंप्लीट होगा। अगली यूनिट आपकी हो जाएगी मेरे ख्याल से, हाँ, ये भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी जो होता है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज क्या है, लेबोरेटरी। तो इसमें जो है भाषा प्रयोगशाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, जो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो एवरीवन तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए। नोट्स मुझे कल तक चाहिए, सबकी नोट्स मुझे कल तक मेरे व्हाट्सएप पे चाहिए पीडीएफ में। सबकी नोट्स अब तक की कंप्लीट नोट्स मुझे पीडीएफ में चाहिए, यानी कि 2 सिस्टम अप्रोच की और प्रणाली
प्रणाली विश्लेषण की और व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की, दोनों यूनिट्स की नोट्स मुझे PDF में चाहिए। चलिए ठीक है।